हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसमें हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक्स कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग हम 1 लाख तक के क्वेश्चंस या वन लाइनर्स को इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं हमारे उत्तरकालीन मुगल शासक। इससे पहले हम मुगल शासक को कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। इसमें हम उत्तर मुगल कालीन शासक देखेंगे, जो कि मुगल काल के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी थे, बच्चे थे, उनके द्वारा शासन चलाया गया है। कब से? 1707 से 1857 तक इनका शासन था। तो चलिए देखते हैं। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास के कालखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरोत्तर मुगल काल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भारतीय इतिहास का कालखंड है उसको उत्तरोत्तर मुगल काल कहा जाता है। मुगल शासक औरंगजेब के कितने पुत्र थे? तो औरंगजेब के 5 पुत्र थे। औरंगजेब के कितने पुत्र हैं? 5। औरंगजेब के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम। जो औरंगजेब है उसके जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम है मोहम्मद मुअज्जम। औरंगजेब ने अपने पुत्र मोहम्मद मुअज्जम को किस उपाधि से नवाजा था? तो यह शाह आलम दी थी, शाह ए आलम इनको दी गई थी। मोहम्मद मुअज्जम को शाह ए आलम की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब ने अपने पुत्र आजम को कौन सी उपाधि दी थी? तो ये है शाह अली। शाह अली जाह की उपाधि दी गई है अपने पुत्र को। मोहम्मद आजम को दी गई है शाह अली जाह की उपाधि। औरंगजेब का कौन सा पुत्र औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी था? तो इनका नाम है शहजादा अकबर, जो कि औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी था। इन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम अकबर हैं, दूसरे अकबर बनेंगे। शहजादा अकबर। किस मुगल शासक ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने जीवित पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया था, वसीयत बना दी थी? तो ये है औरंगजेब। औरंगजेब ने भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी थी, फिर शासन स्थापित किया था। इसको पता था कि इनके बच्चे भी इनका अनुसरण करेंगे, तो इन्होंने पहले वसीयत लिख दी कि भाई इतना इतना तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, वो तो फिर भी लड़ेंगे। तो औरंगजेब ने अपनी जीत जी अपनी वसीयत लिख दी थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके किन पुत्रों के मध्य परस्पर संघर्ष एवं युद्ध हुए थे? तो मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इनके 5 पुत्र थे, लेकिन 2 अच्छे थे और तीनों ने आके लड़ाई की है। कौन कौन से हैं 3 जिनके द्वारा युद्ध किया गया था? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम आजम के मध्य जून 1707 में आगरा के समीप जजमऊ या जाजो के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो ये मुअज्जम हुए थे। मुअज्जम या आजम के मध्य जून 1707 में आगरा के समीप जाजमऊ या जाजो में युद्ध हुआ था और इसमें विजय हुए थे मुअज्जम। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के संघर्ष एवं युद्ध में किसे सफलता प्राप्त हुई थी? तो मुअज्जम को प्राप्त हुई थी। जो मोहम्मद मुअज्जम है, इनको संघर्ष के युद्ध में सफलता प्राप्त हुई है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम किस पुत्र ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था? ये है कौन? मोहम्मद आजम। इनके द्वारा भैया बोला था आज ही हम बनेंगे शासक। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सबसे पहले जो मोहम्मद आजम है, इन्होंने बोला था कि हम शासक बनेंगे। मोहम्मद आजम ने कब स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था? उनका नाम है मोहम्मद आजम के द्वारा स्वयं को शासक घोषित किया गया है 14 मार्च 1707 को। कब? 14 मार्च 1707 को मोहम्मद आजम के द्वारा स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया गया। कामबख्श ने कौन सी उपाधि धारण की है? तो इनके द्वारा दीन पनाह की उपाधि धारण की गई थी। कौन सी उपाधि धारण की है इनने? दीन पनाह की उपाधि धारण की थी कामबख्श के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1722 12 तक रहे हैं। इन्होंने थोड़ी सी वर्ष रहे हैं ये तो। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल वंश के सिंहासन में कौन आसीन हुआ था? तो मोहम्मद मुअज्जम। तो जो मोहम्मद आजम है उनकी बात कौन बैठे हैं? मोहम्मद मुअज्जम बैठे हैं। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर बैठने वाले थे मोहम्मद मुअज्जम। मुगल मुअज्जम कौन सी उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन में बैठे थे? बहादुर शाह प्रथम।
बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से मोहम्मद मुअज्जम दिल्ली सिंहासन पर बैठे थे। बहादुर शाह प्रथम दिल्ली के सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? 1707 में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम दिल्ली के सिंहासन पर 1707 में आसीन हुआ। बादशाह प्रथम कितनी वर्ष की अवस्था में मुगल सम्राट बने थे? 65 वर्ष की आयु तक बने थे। औरंगजेब ने 65 बेचारे बच्चों को रिटायरमेंट की टाइम तो शासन दिया था, क्यों नहीं लड़ेंगे वो? तो बादशाह प्रथम ने, जो बहादुर शाह प्रथम है, जब ये बादशाह बने थे तो ये 65 साल के थे। किस मुगल शासक को शाह ई बेखबर कहा जाता है? तो ये है बहादुर शाह प्रथम। अपनी चीजों से बेखबर रहते थे, शाह ई बेखबर कहा गया है बहादुर शाह प्रथम को। किस इतिहासकार ने लिखा है कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह थे कि लोग इसे शाह बेखबर कहते थे? तो ये है खाफी खान। खाफी खान के द्वारा कहा गया। इनकी काफी खिल्लियां उड़ी थी, इनके राजकीय कार्य में बिल्कुल ध्यान नहीं होता था, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? शाह बेखबर कहा जाता था, इसलिए खाफी खान ने ये बात कही है। किस मुगल शासक के काल में मुगल दरबार में ईरानी तुरानी दल प्रभावशाली हो गए थे? तो ये बहादुर शाह प्रथम है। बहादुर शाह प्रथम के समय ईरानी और तुरानी दल प्रभावी हो गए थे। उत्तरवर्ती मुगल दरबार में ईरानी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो अरशद खां और उनका बेटा जुल्फिकार खां। तो उत्तरवर्ती मुगल दरबार में जो ईरानी है, तो हैरान से मत देखना इनको, है ना, अरशद खां और उनका बेटा जुल्फिकार खान की जुल्फों का असर था ये, तो जुल्फिकार और अरशद खां ईरानी थे और ये उत्तरवर्ती मुगल काल में इनका वर्चस्व ज्यादा था। उत्तरवर्ती मुगल दरबार में ईरानी दल किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये सिया थे। जो उत्तरवर्ती ईरानी दल था वो कौन था? सिया संप्रदाय से आते थे। उत्तरवर्ती मुगल दरबार में तुरानी दल का नेतृत्व कौन करता था? तो तुरानी ये चिनकिलीज खां और गाजीउद्दीन फिरोज जंग के द्वारा की जाती थी। तो तुरानी बिल्कुल रानी बन के बैठती थी, चुगलियां करती रहती थी, यहाँ गद्दी बैठी वहां गद्दी बैठी। तो चिलकुलीस खान या चिनकिलीस खां गाजीउद्दीन फिरोज जंग ये तिरानी या तुरानी जो दल है उसके नेतृत्व करता थे। मुगल दरबार में तूफानी दल किस धर्म से संबंधित था? तो इनका संबंध है सुन्नी से। जो ईरानी है वह सिया थे और जो तुरानी है वो कौन है? सुन्नी है। किस मुगल शासक ने मराठा शासक संभाजी के पुत्र साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया था? तो उनका नाम है बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब ने इनको कैद किया था, शाह संभाजी के पुत्र साहू जी को। अब किसने छोड़ दिया है? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा मराठा शासक संभाजी के पुत्र साहू जी को छोड़ देते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने मराठा और राजपूतों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? तो मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। बहादुर शाह प्रथम के द्वारा राजपूत और मराठाओं से दोस्ती कर ली गई थी, मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। बहादुर शाह प्रथम ने किस सिख नेता के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया था? तो बंदा बहादुर। ये भी बहादुर शाह है, वो बंदा बहादुर है, दोनों बहादुर बहादुर कैसे हो सकते हैं? इनने सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चलाया है? तो ये सिख गुरु या नेता थे बंदा बहादुर, उनके विरुद्ध में। किस मुगल शासक ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मैत्री संधि स्थापित की थी और गुरु के सम्मान में खिलअत और उच्च मनसब प्रदान किए थे? तो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। तो गुरु गोविंद के साथ दोस्ती कर ली और उनके सम्मान में खिलअत और उच्च मनसब प्रदान किए थे बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कब हो गई थी? 1712 में। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई थी 1712 में। इतिहासकार शिडनी ओवन ने किस मुगल शासक के संबंध में कहा है कि वह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय या बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम एक ऐसे अंतिम मुगल शासक रहे हैं जिनके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता था। किसने कहा है? सिडनी ओवर के द्वारा कहा गया है। किस मुगल शासक ने अपने पिता के द्वारा लगाए गए जो घृणित जजिया कर था उसकी वसूली बंद कर दी थी? ये बहादुर शाह प्रथम है। इन्होंने जैसे ही आए तो इन्होंने कहा कि जजिया कर बहुत खराब है, मत लगाओ, इनने बंद कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं जहांदर शाह। जहां जाते थे वहीं चले जाते थे। जहांदर शाह 1712 से 1713 तक रहे हैं, 1 साल रहे हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात मुगल सिंहासन पर आसीन हुए थे जहांदर शाह। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे जहांदर शाह। मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदर शाह ने किन किन भाइयों की हत्या करके मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था? 5 भाई थे। तो पहले बने हैं बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद बने हैं जहांदर शाह। इनने किन किन भाइयों को मारा था? तो आजिम उस शानी को मारा था, रफी उस शान को मारा था,
और जहानशाह को मारा था। जहांदार शाह ने, मतलब जहां देखो वहीं उनको धारदार तलवार से मार दिया था। तो पहले अजीम उस शान ने को, रफी उस शान को और जहान शाह को। जहांदार शाह को सिंहासन प्राप्त करने के लिए किस शक्तिशाली अमीर सरदार ने प्रमुख भूमिका निभाई है? तो इनका नाम है जुल्फिकार खां। इन्होंने जुल्फ करी और जहांदार शाह फिसल गए। तो जुल्फिकार खां के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई थी जहांदार शाह को सिंहासन पर बिठाने के लिए। किस मुगल शासक शाह मतलब जहांदार शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया था? तो इनने सहायता की जुल्फिकार खां ने। तो जुल्फिकार खां को ही क्या बनाया गया है? अपना वजीर बनाया था जहांदार शाह ने। जहांदार शाह के शासनकाल में मुगल शासन की बागडोर किसके हाथों में थी? जुल्फिकार खां के हाथों में थी। जहांदार शाह को सिंहासन में बिठाया जुल्फिकार खां ने, तो पूरा सिंहासन की बागडोर जुल्फिकार खां ने संभाली है। इतिहासकार खाफी खान ने मुगल शासक के शासनकाल के संदर्भ में लिखा है कि नया शासनकाल चरणों, गायकों, नृत्यकों, नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग रहा है। तो जहांदार शाह का शासनकाल। तो जो खाफी खां है, ये बहुत ज्यादा खफा थे। इन्होंने कहा कि हम जहाँ जाते हैं वहीं हमें नृतक मिलते हैं, गायक मिलते हैं, नाट्यकर्मी मिलते हैं, सबके लिए अच्छा काल है। तो जहांदार शाह का काल है। तो मतलब सबके लिए अनुकूल कौन किसका काल रहा है? तो जहांदार शाह का। इनके शासनकाल में गायक, नाट्य, नृत्यकों का सभी का अनुकूल वर्ग था। जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि किस राजपूत सरदार को प्रदान की है? तो राजा जय सिंह को। जहांदार शाह के द्वारा मिर्जा की उपाधि दी गई थी राजा जय सिंह को। जहांदार शाह ने राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी प्रदान की थी? तो मालवा की। जहांदार शाह के द्वारा जय सिंह को बोला था कि मुझे मालवा भी संभालो, हमसे संभालता नहीं है। जहांदार शाह ने किस राजपूत राजा को, सरदार को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया है और गुजरात की सूबेदारी दी है? तो इनका नाम है राजा अजीत सिंह। तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम गुजरात जीतो और महाराजा बन जाओ। तो महाराजा की उपाधि दी है राजपूत सरदार को और गुजरात की सूबेदारी दी थी अजीत को और मालवा की दी है जय सिंह को। किस मुगल शासक पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था? तो ये है जहांदार शाह। तो भैया जहां देखो लाल कुंवर रहती थी, तो उनकी प्रेमिका थी लाल कुंवर और इनका प्रभाव जहांदार शाह पे ज्यादा था। किस मुगल शासक को लंपट, मूर्ख या लापरवाह कहा जाता है? जहांदार शाह को। जहांदार शाह को लंपट, मूर्ख और लापरवाह शासक कहा जाता है। उत्तरवर्ती किस मुगल शासक के समय में इजारेदारी व्यवस्था या ठेके पर राजस्व की वसूली को बढ़ावा दिया गया है? तो जहांदार शाह। जहांदार शाह ने इजारेदारी व्यवस्था को ज्यादा दिया, बढ़ावा दिया है। ठेके की जो राजस्व की वसूली है उसको सम्मान या बढ़ावा दिया था। इतिहासकार कामवर खां ने किस मुगल शासक के शासनकाल से संबंध में लिखा है कि उल्लू बाज के घोंसले में रहने लगे और कौए ने बुलबुल का स्थान ले लिया था, अर्थात अयोग्य लोगों का शासन में शामिल होना था। ये किसके, जहांदार शाह के शासनकाल में कहा गया है। किसने कहा है? कामवर खां ने कहा है। मतलब काम करते थे, इनको कोई वर नहीं मिला या फिर अच्छी जगह नहीं मिली, तो कामवर खां के द्वारा कहा गया है कि मुगल शासक का ऐसा शासनकाल है जिसमें उल्लू बाज के घोंसले में रहने लगे हैं, कौए बुलबुल के स्थान पर रहने लगे हैं। मतलब अयोग्य व्यक्ति को शासन में शामिल किया गया है जहांदार शाह के शासनकाल में। किस मुगल शासक ने मराठाओं को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार इस शर्त पर दिए थे कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे? तो जहांदार शाह ने। भैया ये डर गए थे मराठाओं से, उन्होंने कहा है भैया चौथ और सरदेशमुखी आप वसूल लो, आपके पास ही रहेगी, लेकिन हम लोग से वसूल लो। ये थोड़ा सा रहे कि भैया मुगल भी हैं थोड़े ताकतवर, तो मुगल अधिकारियों को लगाने की मंजूरी दी थी जहांदार शाह ने। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल में समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? तो यह युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखशियर द्वारा पराजित हो गए थे। जहांदार शाह मृत्यु से पहले ही मर गए थे। कैसे मर गए थे? युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखशियर द्वारा पराजित किए गए थे। जहांदार शाह की हत्या कब हो गई थी? 1713 में हो गई थी। 12 में आए थे, 13 में इनकी मृत्यु कर दी गई थी, 1713 में। अब आते हैं इनके भतीजे फर्रुखशियर। ये 1713 से आए हैं, 1719 तक रहते हैं फर्रुखशियर। जहांदार शाह के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? फर्रुखशियर। जहांदार शाह के बाद कौन बैठा था मुगल सल्तनत पर या सिंहासन पर? फर्रुखशियर। मुगल शासक फर्रुखशियर किसके पुत्र थे? तो आजिम उस शान के। तो इनको किसने मारा था? जहांदार शाह ने मारा था ना आजिम उस शान को, तो इनके पुत्र थे ये फर्रुखशियर।
किसने फर्रुखसियर को मुगल शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मतलब खुद नहीं बन पा रहे हैं, दूसरों की सहायता लग रही है। जहां शाह के लिए जुल्फिकार खान के द्वारा सहायता की गई थी, और फर्रुखसियर आए हैं किसके? सैयद बंधुओं की सहायता से। इसमें अब्दुल्ला और हुसैन अली शामिल थे। हुसैन सैयद बंधु को वो कहा जाता है ना, किंग मेकर। उत्तरवर्ती मुगल काल में निप निर्माता के रूप में जाने जाते हैं सैयद बंधु, मतलब ये किंग मेकर हैं, ये निप निर्माता माने जाते हैं सैयद बंधु। सैयद बंधु में कौन थे? अब्दुल्ला खान था, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। मुगल शासक फर्रुखसियर ने सैयद बंधु अब्दुल्ला खान को किस पद पर नियुक्त किया था? तो वजीर या प्रधानमंत्री बनाया था अब्दुल्ला को। ये दूल्हा बनना चाहता था, दूल्हा नहीं बनाया, क्या बना दिया? वजीर बना दिया है अब्दुल्ला खान को। किस मुगल शासक ने फर्रुखसियर ने सैयद बंधु हुसैन अली को किस पद पर नियुक्त किया था? तो मीर बख्शी सेनापति बनाया था, तो इनका हुस्न देखने की भी बख्शी दे दी, तो मीर बख्शी बनाया है हुसैन अली को, और जो अब्दुल्ला था उसको बनाया है प्रधानमंत्री, और ये सेनापति बन गए हैं हुसैन अली मीर बख्शी। किस मुगल शासक के शासनकाल की विरोधी गुट के पदाधिकारी जुल्फिकार की हत्या उनके पिता अरशद खां को कैद में डाल दिया गया था? तो ये है फर्रुखसियर के शासनकाल में। तो फर्रुखसियर के शासनकाल में जुल्फिकार खां, जो कि किनका वजीर था? जहांदर शाह का, उसको हत्या कर दी, और उनके जो पिता थे अरशद खां, उनको जेल बंद कर दिया फर्रुखसियर के शासनकाल में। किसके समय में ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल राज दरबार में सक्रिय हो गए थे? तो पहले ईरानी और तुरानी चल रहे थे, लेकिन फर्रुखसियर आया तो ये फरार, ये सब कौन चले गए? हिंदुस्तानी भी गए। तो ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट फर्रुखसियर के शासनकाल में है। फर्रुखसियर ने तुरानी गुट के किस अमीर सरदार को दक्कन के 6 मुगल सूबों या प्रांतों की सूबेदारी प्रदान की थी? तो इनका नाम है निजाम उल मुल्क चिनकुलिस खां को। तो इनको कोई इनाम नहीं दे पा रहे थे, तो इनको इनाम में क्या दे दिया? दक्षिण की सूबेदारी दे दी, 6 मुगल सूबों की सूबेदारी दी थी फर्रुखसियर ने। किनको? निजाम उल मुल्क या चिनकुलिस खां को। चिनकुलिस खां कौन थे? वो तुरानी गुट के प्रमुख थे, चुगलियां करते थे, और रानी तिरानी। किस मुगल शासक के आदेश पर बंदा बहादुर को यंत्रणा देना या मृत्युदंड दिया गया था? तो फर्रुखसियर को दिया गया था। बंदा बहादुर के द्वारा, बंदा बहादुर और बहादुर शाह के द्वारा युद्ध किए गए थे, और बंदा बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया है? फर्रुखसियर ने दिया है। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई है? फर्रुखसियर के शासनकाल में हुई है बंदा बहादुर की हत्या। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कब हुई थी? 1716 में हुई थी, 1716 में हुई थी। मुगल शासक द्वारा अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी करने वाले, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, फर्रुखसियर है। तो अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया था कंपनी पर मैग्ना कार्टा, जिसको कहा जाता है, फर्रुखसियर ने जारी किया है। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों का शाही फरमान कब प्रदान किया है? तो 1717 में। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों का शाही फरमान मैग्ना कार्टा 1717 में जारी किया था। मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा जारी की गई फरमान से अंग्रेजों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ था? तो यह बिना सीमा शुल्क के बंगाल में व्यापार कर सकते थे। जो फरमान है, शाही फरमान है, 1717 में दिया था, इसका लाभ क्या हुआ? तो उनको बिना सीमा शुल्क ये बंगाल में व्यापार करने का अधिकार था। मुगल सम्राट ने फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, तो ये दी गई है ओरम के द्वारा। इन्होंने बोला भैया ओ राम क्या कर दिया, तो कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है? फरमान को कहा गया, जो मुगल सम्राट ने दिया था, इसको ओरम के द्वारा कहा गया है कंपनी का मैग्ना कार्टा। इस मुगल शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के विरुद्ध में सैन्य अभियान किए थे? तो फर्रुखसियर के समय पर। इसके पहले जहांदर शाह था, जहांदर शाह ने अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दे दी थी, लेकिन सैयद बंधु इन्होंने बोला कि कहाँ से, हम तुमसे मेवाड़ भी छीन लेंगे, तो अजीत सिंह के विरुद्ध में सैन्य अभियान किए हैं फर्रुखसियर के समय में। सैयद बंधु ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को पराजित करके अजीत सिंह की पुत्री का विवाह किससे करा दिया था? फर्रुखसियर से करा दिया था। तो सैयद बंधु ने बोला भैया हमने ये विद्रोह खुद नहीं किया, हमने खुद नहीं किया, हम तो उनकी जो पुत्री है उसका विवाह आपसे करवाने के लिए इन पर अजीत सिंह को हराया है या उन पर आक्रमण किया है। मुगल वंश का घृणित कायर किस शासक को कहा गया? फर्रुखसियर को। देखो ना, ऐसे मारवाड़ी की पुत्री से शादी कर ली, घृणित कायर तो हो गया, तो घृणित कायर की जो संज्ञा है वो किसको दी गई है? फर्रुखसियर को दी गई है। किस उत्तरवर्ती मुगल सम्राट ने जजिया कर पुनः लगा दिया था? तो फर्रुखसियर के द्वारा। वायन ने फरमान जारी किया और बोला कि जजिया कर लगाओ उन पर फिर से। 1719 में फर्रुखसियर एवं मराठा पेशवा बालाजी
विश्वनाथ के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो दिल्ली की संधि हुई है। तो फर्रुखशेर और मराठा पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के बीच में संधि हुई है 1719 में, दिल्ली की संधि। फर्रुखशेर की हत्या कब हुई? 1719 में हुई थी। 1719 में हुई थी। मुगल शासक फर्रुखशेर की हत्या किसने की है? हुसैन अली, जो कि इनका सेनापति था, सैयद बंधु में आता था। फर्रुखशेर की हत्या की है हुसैन अली ने। मुगल साम्राज्य में किस अमीर द्वारा किसी मुगल शासक की हत्या का प्रथम उदाहरण दिया गया था? ये कौन था? तो ये है फर्रुखशेर की हत्या। तो किसी अमीर के द्वारा किसी शासक की हत्या पहली बार की गई है? फर्रुखशेर की हत्या की गई थी, हुसैन अली ने की थी। रफी उर दौला, यह 1719 तक रहे हैं। रफी उद्दौला 1719 में ही आए थे, दौड़ दौड़ कर आए और दौड़ दौड़ के चले गए। फर्रुखशेर के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? रफी उर दौला। रफी उद दौला ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शाहजहां द्वितीय की, मतलब दौड़ दौड़ के गए यहाँ वहां सारे जहां में। तो रफी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। रफी उद दौला किसकी सहायता से मुगल शासक बना था? सैयद बंधुओं ने इसको बिठाया, पहले फर्रुखशेर को बिठाया, तो फिर फर्रुखशेर से परेशान हो गए तो किसको बिठा दिया? शाहजहां द्वितीय को बिठा दिया। रफी उद दौला की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये पेचिस की बीमारी से चले गए थे। पेचिस की बीमारी से रफी उद दौला की मृत्यु हुई थी। रफी उद दौला के पूर्व कौन मुगल शासक बना था? तो ये है रफी उद दरजात। तो रफी उद दौला के पूर्व मुगल सम्राट बना था, सम्राट कौन बना था? रफी उद दरजात। कोई दर्जा नहीं मिला तो चले गए, वो कि हमें कोई दर्जा नहीं मिला तो चलो हम चले, तो दौड़ के चले गए। तो रफी उद दौला के पहले बने थे रफी उद दरजात। फिर आते हैं मोहम्मद शाह। ये कुछ समय तक तो रहे हैं, 1719 से रहे हैं 1748 तक, 1719 से 1748 तक रहे हैं। मोहम्मद शाह मुगल वंश के सिंहासन पर कब आसीन हुए थे? 1719 में हुए थे। मोहम्मद शाह मुगल सिंहासन पर बैठे थे 1719 में। मोहम्मद शाह किसके पुत्र थे? तो ये जहान शाह के थे। जहां जाते थे वहीं मोहम्मद होती थी, मोहम्मद मोहम्मद। तो मोहम्मद शाह किसके पुत्र हैं? जहान शाह के हैं। मोहम्मद शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रोशन अख्तर था। तो जहां जाते हैं मुबारक में सबको रोशन कर देते हैं, तो मोहम्मद शाह रोशन अख्तर इनका वास्तविक नाम था। मोहम्मद शाह किसके सहयोग से मुगल सिंहासन बैठे थे? कौन बैठाएगा? किंग मेकर, सो सैयद बंधुओं के द्वारा मोहम्मद शाह को मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था। रोशन अख्तर कौन सी उपाधि धारण करके मुगल सिंहासन पर बैठे थे? तो मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी। रोशन अख्तर के द्वारा मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की गई थी। किसके समय में अली बंधु हुसैन और अब्दुल्ला का वर्चस्व समाप्त हो गया था? तो मोहम्मद शाह, ये समझ गए थे, भैया इन्होंने इतने सारे राजाओं को हटाया, हमें भी हटा सकते हैं। तो अली बंधुओं का वर्चस्व समाप्त हो गया था कब? मोहम्मद शाह के समय। किस मुगल शासन ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह ने कहा था कि हम जहां जाएंगे रोशनी फैला देंगे, लेकिन रोशनी आएगी कैसे? जजिया कर समाप्त करके। जजिया कर ने समाप्त किया था मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने जजिया कर को समाप्त अंतिम रूप से कब समाप्त किया है? तो 1720 में। मोहम्मद शाह के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया है 1720 में। कौन सा उत्तरवर्ती मुगल शासक है जो कि कथक नृत्य में निपुण था? तो यह है मोहम्मद शाह। ये क्या करते थे? नृत्य भी करते थे, कथक करते थे, तो कथक नृत्य में निपुण थे मोहम्मद शाह। किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह को जाना जाता है रंगीला बादशाह के नाम से। किसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये है मोहम्मद शाह के समय में, 1719 से 1748 तक हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग प्रभुत्व में था मोहम्मद शाह रंगीला के समय। किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की है? तो फतेह चंद के द्वारा। तो फतेह कर लिया इन्हें चांद को, तो फतेह चंद के द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की गई है। किसके ने दी थी? तो मोहम्मद शाह द्वारा दी गई थी, मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। किस शासक ने उर्दू का राजकीय संरक्षण प्रदान किया है? तो उर्दू का राजकीय संरक्षण दिया है मोहम्मद शाह रंगीला ने। रंगीली रंगीली उर्दू में वो सुनते होंगे गजलें, तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा उनको संरक्षण दिया गया है उर्दू को। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने किसे अपना वजीर नियुक्त किया है? तो निजाम उल मुल्क को, चिनकुलिस खान, जिनको ढक्कन का सूबेदार बनाया था ना फर्रुखशेर ने, उन्हीं को, निजाम उल मुल्क को बनाया है अपना वजीर। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा। किस मुगल शासक मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को अपना वजीर बनाया था? तो 1722 में बनाया गया था। मोहम्मद शाह के द्वारा निजाम उल मुल्क को अपना वजीर बनाया 1722 में। सैयद बंधुओं के पतन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो निजाम उल मुल्क की थी। इनने भड़काया था और सैयद बंधुओं को मरवा दिया था। निजाम उल मुल्क ने कहा कि भैया इसको मार दो।
सैयद बंधुओं की हत्या में किसका योगदान था? मोहम्मद शाह रंगीला का और चिनकुलिस खां का। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई है? तो मोहम्मद शाह के समय। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके समय हुई है? मोहम्मद शाह के समय हुई है। किसके नेतृत्व में दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई थी? तो निजाम उल मुल्क चिनकुलिस खां के समय में। हैदराबाद में या हैदराबाद राज्य की स्थापना दक्कन में हुई है किसके समय? किसने स्थापना की है? तो निजाम उल मुल्क ने चिनकुलिस खां के द्वारा की गई है। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की गई है? 1724 में की गई है। 1724 घंटे को 22 में ये बने हैं वजीर, लेकिन 2 ही साल बाद इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया हैदराबाद को। निजामुल मुल्क कौन सी उपाधि धारण की थी इनके द्वारा? तो आशफ जहां की। अफसोस जताया था इन्होंने, तो आशफ जहां की उपाधि धारण की गई है निजामुल मुल्क के द्वारा, आशफ जहां की। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में स्वतंत्र राज्य प्रांत बताइए। तो स्वतंत्र राज्य और उनके नेतृत्वकर्ता, पहले आता है हैदराबाद, निजामुल मुल्क चिनकुलिस खां के द्वारा बसाया गया था। बंगाल मुर्शिद कुली खां ने बसाया था। अवध शहादत खां के द्वारा। भरतपुर मथुरा का क्षेत्र बदन सिंह के द्वारा। गंगा यमुना दोआब कटेहल के रोहेलों के द्वारा। और फर्रुखाबाद यह बंगश पठान के द्वारा। तो इसकी बंगश पठान वही ना जिसमें बाजीराव लड़े थे। तो हैदराबाद देख ही लिया हमने, निजाम उल मुल्क हैदराबाद निजाम उल मुल्क ने चिनकुलिस खां के द्वारा स्वतंत्र किया गया था। फिर आता है बंगाल, बंगाल में भैया मुर्गी उर्गी बहुत करती हैं तो मुर्शिदाबाद कुली खां। अवध, अवध में आदत हो गई है सबकी जाने की, तो शहादत खां। भरतपुर और मथुरा में जाओ तो भैया आपका बदन शुद्ध हो जाएगा मथुरा जाने से, तो बदन सिंह। गंगा यमुना में लगाएंगे कटहल, तो कटेहल के रोहेलों का। फर्रुखाबाद फैला दी ने बंगश का पठान। फिर आता है किस समकालीन लेखक के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार असरफियां, 1 करोड़ का सोना, जवाहरात, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस को ईरान ले गया था? तो ये आनंद राम मुखलिश के द्वारा कहा गया। तो इन्होंने क्या कर दी? मुखबरी कर दी आनंद से। मुखबरी की है किससे? इतिहासकार है, समकालीन लेखक है, इन्होंने मुखबरी कर दी किताबों से। तो आनंद राम मुखलिश के द्वारा कहा गया है कि नादिर शाह आए थे दिल्ली में, इन्होंने 60,000 रुपए चुराए, हजारों असरफियां, 1 करोड़ का सोना, जवाहरात, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊश ईरान लेके के चला गया था। किसके शासनकाल में? किसने कहा? आनंद राम मुखलियास के द्वारा कहा गया है। किसके शासनकाल में? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह के समय। तो पेशवा बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया गया है मोहम्मद शाह के समय में। कौन सा शासनकाल है जिसमें दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ है? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। नादिर शाह का आक्रमण हुआ कब था? तो 1739 को हुआ है। नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 को। नादिर शाह के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य है धन लूटना। नादिर शाह बिल्कुल बिना डरे आया था और धन लूट के चला गया। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह, कोई भी दया नहीं थी, तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो करनाल के युद्ध में 1739 को पराजित किया था नादिर शाह ने। करनाल, उसने बोला कि करोनाल, हम बताते हैं तुम्हें। तो करनाल के युद्ध में 1739 को मुगल सेना को हराया था। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है? तो मोहम्मद शाह रंगूला। रंगूला नहीं, रंगीला। ये बैठ गया मयूर सिंहासन पे, लेके अब बैठेगा कहाँ पे? गोलबे पे। गोदरेज की बनवाई होगी अलमारी वाले, गोले वोला बिठाएगा अब तो ये। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि अब तो नादिर शाह लेके चला गया। नादिर शाह कितने दिन तक राजधानी में लूटपाट और नरसंहार करता रहा? तो 57 दिन तक। नादिर शाह ने 57 दिन तक राजधानी को लूटपाट और नरसंहार किया था। विदेशी लुटेरों ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे में अपने हाथ में लिया था, या अपना साथ ले गया था नादिर शाह। तो ऐसा विदेशी चोर लुटेरा जिसने कोहिनूर हीरा लूट लिया तो नादिर शाह है। किस मुगल शासक ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसरुल्लाह मिर्जा से कर दिया? तो ये है मोहम्मद शाह। ने बोले माफ कर दो, माफ कर दो, मेरी पुत्री की शादी करवा लो। तो नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया है किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। नादिर शाह के सेनापति उत्तराधिकारी ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया है? तो मोहम्मद शाह के समय। तो नादिर शाह के सेनापति उत्तराधिकारियों ने शासनकाल भारत पर आक्रमण किए थे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। नादिर शाह का सेनापति उत्तराधिकारी कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली। देखो भैया
इनने शादी करवाई है नसरुद्दीन की, लेकिन नादिर शाह का सेनापति या उत्तराधिकारी कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। ये अहमद शाह अब्दाली है जो कि अब लड़ाई करेगा, पानीपत की तीसरा युद्ध लड़ता है मराठाओं के साथ। अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया है? 1747 में किया गया। 1747 में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया। दुर्गे दुरानी युग का मोती किस नाम से आक्रमणकारी को संबोधित किया जाता है? तो अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली क्या करता है? दुर्ग दुर्ग लूटता था, है ना, तो इसलिए इसको दुर्गे दुरानी कहा गया, दौड़ दौड़ के लूटता था। युग का मोती कहा गया है, ये आक्रमणकारी है अहमद शाह अब्दाली, यह नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। किस मुगल शासक ने मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो गई थी या कब हुई थी? तो ये हो गई है 1748 में। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु कब हो गई? 1748 में हो गई थी, मृत्यु हुई, हत्या नहीं हुई है। नेक्स्ट आता है अहमद शाह, ये 1748 से 1754 तक रहते हैं। अहमद शाह कब से रहे हैं? 1748 से 1754 तक। अहमद शाह की माँ का नाम क्या था? तो इनका नाम था ऊधम बाई। अहमद शाह, इनका अहम इन्हीं के ऊधम में खत्म हो जाता होगा, तो ऊधम बाई कौन है? अहमद शाह की माता है। अहमद शाह के समय मुगल शाही कामकाज किनके हाथों में थे? तो राजमाता ऊधम बाई के, पूरे काम ये करती थी ऊधम करते करते। तो शासकीय काम काज कौन देखती थी? राजमाता ऊधम बाई देखती थी। राजमाता ऊधम बाई कौन सी उपाधि धारण करके बैठी थी? तो किबला ए आलम। तो कौन की बला थी आलम ऊधम करने के लिए? तो राजमाता ऊधम बाई ने उपाधि धारण की थी किबला ए आलम। अहमद शाह ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? सफदरजंग को। सफर में जंग करने के लिए वजीर बनाया था अहमद शाह के द्वारा सफदरजंग को। राजमाता ऊधमबाई का वह भाई जो आवारा बदमाश पेशावर नर्तक मुतकात उद दौला की उपाधि एवं 6000 मनशब प्राप्त था, इसका नाम है मान खां। ये मान था, आवारा था, बदमाश था, पेशावर नर्तक था, मुतकात उद दौला की उपाधि धारण किए था और 6000 का मनशब था मान खां। राजमाता ऊधमबाई का प्रेमी कौन था? जावेद खां। जावेद खां राजमाता ऊधमबाई का प्रेमी था जावेद खान। जावेद खां किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो नवाब बहादुर से। तो जावेद खां किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? नवाब बहादुर से। नवाब बहादुर थे जावेद खां। नवाब बहादुर की हत्या किसने की थी? तो जावेद खां। एक इनके प्रेमी हैं, तुम्हारी ऊधमबाई के प्रेमी थे, तो इनकी हत्या कर दी है सफदरजंग के द्वारा, जो वजीर था किनका? अपने उनका क्या नाम था उनका? अहमद शाह। हाँ, अहमद शाह का सफदरजंग कौन था? वजीर था। इसने हत्या कर दी है किनकी? नवाब बहादुर की। नवाब बहादुर कौन है? जावेद खान है, जो कि प्रेमी थे किनके? ऊधमबाई के। किसने सफदरजंग को वजीर के पद से बर्खास्त करके एतमत दौला को वजीर एवं इमादुल मुल्क को मीर बख्शी पद पर नियुक्त किया था? तो राजमाता ऊधम बाई के द्वारा। तो राजमाता ऊधम बाई ने क्या किया? सफदरजंग को वजीर के पद से हटा दिया। तो इनने क्या कर दिया? जो नवाब थे उनकी हत्या कर दी, इनके प्रेमी की हत्या कर दी जावेद खान की, और इनके स्थान पर अहमदुल्ला को वजीर बना दिया था और इमादुल मुल्क को मीर बख्शी बनाया था। नादिर शाह का उत्तराधिकारी और सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने 1747-1767 के मध्य भारत में कितनी बार आक्रमण किए हैं? 7 बार आक्रमण किए हैं। देखो साथ साथ है, तो 47 से 67 के बीच में 7 बार आक्रमण किए हैं अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर। किस मुगल शासक के शासनकाल में वेतन देने हेतु राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े थे? तो अहमद शाह अब्दाली के समय, अहमद शाह के समय। तो जो वो है नादिर शाह सब लूट के चला गया था, तो वेतन देने के लिए अहमद शाह को अपने महल के बर्तन बेचने पड़े थे। किस मुगल शासक ने आक्रमण एवं युद्ध से बचने हेतु अहमद शाह अब्दाली को 1752 में पंजाब और मुल्तान का प्रदेश दे दिया था? तो अहमद शाह के द्वारा। अहमद शाह ने कहा था मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे तो है ही नहीं, आक्रमण मत करना, चाहे तो पंजाब और मुल्तान ले लो। तो 1752 में अहमद शाह अब्दाली को पंजाब और मुल्तान दे दिए थे। अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी किसे सौंपी थी? तो रोहेला सरदार नजीबुद्दौला को। तो भैया नजीबों से मिला था इनको एक सूबेदार। तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जीते गए जितने ही भारतीय क्षेत्र थे उनकी सूबेदारी सौंपी थी रोहेला सरदार नजीबुद्दौला को। मुगल वजीर
इमादुल मुल्क ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल शासक को अंधा करके सलीमगढ़ जेल में डालकर आलमगीर द्वितीय को सहायक बनाया था, शासक बनाया था? तो ये है अहमद शाह को। मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने मराठा के सहयोग से मुगल शासक को अंधा करके सलीमगढ़ जेल में डाल दिया था और आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया था। तो ये अहमद शाह के द्वारा, ये इनके द्वारा किया गया। और ये कौन है? इमादुल मुल्क इनके वजीर थे। इमादुल मुल्क वजीर थे। इनने अपने शासक को धोखा देके मराठाओं की सहायता कर दी, इनको सलीमगढ़ जेल में डलवा दिया था अंधा करके। और किनको शासक बनाया है? आलमगीर द्वितीय को बनाया। अब आते हैं आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक रहा है। आलमगीर द्वितीय कब तक रहा है? 1754 से 1759 तक रहे हैं। अहमद शाह के पश्चात कौन मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ है? तो आलम शाह द्वितीय। तो अहमद शाह की जब मृत्यु हुई तो उनके बाद सिंहासन पर बैठे थे आलम शाह द्वितीय। आलम शाह द्वितीय या आलमगीर द्वितीय किनका पुत्र था? तो ये जहांदर शाह का था। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय बैठे और आलमगीर द्वितीय हैं वो किसके हैं? जहांदर शाह के पुत्र थे। आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अजीजुद्दीन। आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम था अजीजुद्दीन। आलमगीर द्वितीय किसकी सहायता से मुगल सिंहासन पर आसीन हुए थे? तो वजीर इमादुल मुल्क और मराठाओं की जो आलमगीर द्वितीय हैं, यह मुगल सिंहासन पर बैठे थे वजीर इमादुल मुल्क और मराठाओं की सहायता से। ये तो बस किसी पढ़ नहीं पढ़ते हैं और किसी काम के नहीं है सारे शासक, और आते भी नहीं, बहुत कम पूछे जाते हैं इनको। मुगल शासक आलमगीर द्वितीय के समय शासन प्रबंध की संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में निहित थी? तो यह गाजी उद्दीन के हाथों में। मुगल शासक आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में प्रबंधन की संपूर्ण शक्तियां किनके हाथों में थी? गाजी उद्दीन के हाथों में। गद्दी पर रखी रहती थी सारी शक्तियां। किस मुगल शासक के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 1754 से 1757 में दिल्ली पर आक्रमण करके मथुरा, वृंदावन, आगरा जैसे कई स्थानों की लूटपाट की थी? तो ये है आलमगीर द्वितीय के समय में। आलमगीर द्वितीय के समय में अहमद शाह अब्दाली ने 1756-57 में मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, आगरा में लूटपाट की थी आलमगीर द्वितीय के समय में। ये भैया अपनी अलवारी संभाल रही थी बस। पलासी का प्रसिद्ध युद्ध किस मुगल शासक के समय हुआ है? तो आलमगीर द्वितीय के समय हुआ है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था और ये युद्ध हुआ है आलमगीर द्वितीय के समय में। वजीर इमादुल मुल्क ने किस मुगल शासक के विरुद्ध में विद्रोह किया था? तो उनका नाम है आलमगीर द्वितीय। तो वजीर है इमादुल मुल्क ने ही इनको शासक बनाया था और इन्होंने विद्रोह कर दिया था। वजीर इमादुल मुल्क ने किस मुगल शासक की हत्या करके लाश को लाल किले के पीछे यमुना नदी में फेंक दिया था? तो आलमगीर द्वितीय की। पहले शासक बनाया, फिर वजीर ने ही इमादुल मुल्क के द्वारा अपने शासक की हत्या करके आलमगीर को लाल किले से पीछे यमुना नदी में फेंकवा दिया था। अब आते हैं इनके बाद शाहजहां तृतीय बने। ये 1759 में बने हैं। यह शाहजहां तृतीय का वास्तविक नाम क्या था? मुही उल मिल्लत। तो इनको थोड़ी सी मिली थी मोहल्लत। शाहजहां तृतीय तीसरी बार आए हैं, ये शाहजहां तृतीय हैं। तो मही उद मिल्लत इनका नाम था। मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय की उपाधि देकर मुगल सिंहासन में बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो वजीर इमादुल मुल्क की। तो इमादुल मुल्क ने किसको मार दिया था? आमिर आलमगीर को मार दिया था, है ना, शासक थे। इनके द्वारा आप किसको बिठाया गया है? मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से सिंहासन में बैठा दिया। कौन से दो मुगल शासक हैं जो कि एक साथ सिंहासनसीन हुए थे? तो एक सिंहासन पे एक नहीं बैठा बल्कि दो लोगों को बिठाया गया था। कौन कौन है? शाहजहां तृतीय है दिल्ली में और शाह आलम द्वितीय पटना में। दो शासक बिठा ले कि भैया तुम दोनों लड़ना नहीं। शाह आलम को बिठा दिया दिल्ली में और शाहजहां तृतीय को बनाया दिल्ली में और शाह आलम द्वितीय को पटना में बनाया। अब आते हैं शाह आलम द्वितीय, ये वही हैं बक्सर के युद्ध वाले। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक रहे, इनका बहुत टाइम चला है। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर। तो ये जौहर बिलीव नहीं करते थे, शाह थे, शान से रहते थे। शाह आलम द्वितीय अली गौहर इनका वास्तविक नाम है। अली गौहर का पुत्र कौन था? तो अली गौहर किसके पुत्र थे? तो आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। आलमगीर को किसने? इमादुल मुल्क के द्वारा मरवा दिया था ना कि वजीर ने। उनके पुत्र बने हैं शाह आलम। आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे।
अली गौहर कौन सी उपाधि धारण करके मुगल सिंहासन पर आसीन हुए? तो शाह आलम द्वितीय की इन्होंने उपाधि ली थी। शाह आलम द्वितीय की उपाधि लेकर ये सिंहासन में बैठे। किसने पटना में स्वयं को मुगल शासक घोषित कर दिया था? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय ने पटना में मुगल शासक घोषित कर दिया था स्वयं को। मुगल शासक दिल्ली में 12 वर्षों तक प्रवेश नहीं कर सका था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय दिल्ली नहीं पहुंचे थे, पटना में इन्हें शासक कर दिया, तो 12 वर्षों तक पटना में ही रह गए ये। तो शाह आलम द्वितीय मुगल शासक हैं, दिल्ली में 12 वर्षों तक प्रवेश नहीं कर सके थे। मुगल शासक 12 वर्ष पश्चात 1772 में दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुए थे शाह आलम द्वितीय। 12 वर्षों के पश्चात 1772 में ये दिल्ली के सिंहासन में बैठे थे शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली से में दाखिल नहीं होने के लिए दिया कहा था? तो ये है शाह आलम द्वितीय। तो कौन है? वजीर है गाजीउद्दीन। गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल करने नहीं दिया था शाह आलम को। कितने वर्ष तक? 12 वर्षों तक। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, अब्दुल अहमद शाह अब्दाली के और मराठाओं के बीच में, तब दिल्ली सिंहासन पर बैठे थे शाह आलम द्वितीय। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764 में इन्हीं के समय हुआ है, शाह आलम के समय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ है? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ है। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय हुआ है। बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों, मुगल शासक, अवध के नवाब और बंगाल के नवाबों के बीच में। जो बक्सर का युद्ध है वह अंग्रेज, मुगल शासक, अवध के नवाब और बंगाल के नवाबों के बीच में हुआ था, इनकी वर्षिश। बक्सर के युद्ध में किसको विजय प्राप्त हुई थी? अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। तीन भले लड़ रहे थे लेकिन शक्ति तीनों में नहीं थी। तो कौन जीता था इसमें? अंग्रेजों की विजय हुई थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुई थी इलाहाबाद की पहली संधि। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल शासक और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की दूसरी संधि, जो कि अगस्त 1765 में हुई है। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो यह है शाह आलम द्वितीय। करनी पड़ी। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अंतर्गत मुगल शासक ने अंग्रेजों को, इसमें लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय ने की थी। इलाहाबाद की संधि के पश्चात किस मुगल शासक को 1765 से 1772 तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन बनाया गया था? तो यह है शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि के पश्चात 1765 से 1772 तक इलाहाबाद में शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों की पेंशन पर रखा गया। 1773 में जब 72 की बात पेंशन से हटे, तो जिस मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित थी, इसके लेखक थे जयपुर के सवाई जय सिंह। 1773 में जिज मोहम्मद शाही जो नामक पुस्तक है नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, किसने लिखी है? जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने। किस मुगल शासक को मराठा सरदार महाजी सिंधिया ने राजधानी दिल्ली के सिंहासन में बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में बिठाने में मदद की है किसके द्वारा? महाजी सिंधिया के द्वारा, जो कि मराठा सरदार हैं। दिल्ली में खगोलीय वेधशाला किसने बनवाई थी? तो सवाई जय सिंह के द्वारा। दिल्ली में खगोलीय वेधशाला बनवाई है जय सिंह के द्वारा, सवाई जय सिंह ने। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के समय हो गया था? तो शाह आलम द्वितीय के समय। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था शाह आलम द्वितीय के समय। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया है? 1803 में किया है। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया है 1803 में। किसके नेतृत्व में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार किए हैं? तो जनरल लेक के द्वारा। तो इन्होंने कहा कि चलो भैया दिल्ली में भी हम एक लीग बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने अधिकार किया है दिल्ली पर जनरल लेक के द्वारा। शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने किस मराठा सरदार को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार किया था? दौलत राव सिंधिया को हराया था। शाह आलम द्वितीय को सिंहासन में बिठाया था किसके द्वारा? जो हमारे सरदार थे, मराठा सरदार थे, इनका नाम है महाजी सिंधिया। ओके,
महाजी सिंधिया ने सिंहासन बिठाला, अब अंग्रेज आ गए, तो अब महाजी सिंधिया के बेटे दौलत राव सिंधिया जाएंगे, तो दौलत राव सिंधिया को हराकर अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार प्राप्त किया था। और वो कौन है? इनके सेनापति जनरल लेक। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात किस प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? तो ये है डेविड अक्टरलेनी। तो यहाँ पर लेक बना दिया एक बहुत बड़ा सा। तो अब यहाँ पर क्या भैया, एक ट्रैक्टर तो लेना पड़ेगा। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था, इनका नाम है डेविड अक्टरलेनी। कौन सा प्रथम मुगल शासक है अंग्रेजों का पेंशनर बना था? तो शाह आलम द्वितीय। पहला मुगल शासक जो कि अंग्रेजों का पेंशनर बना था, शाह आलम द्वितीय। किसके संरक्षण संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपये का प्रचलन हुआ था? शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेजली। तो भारत में संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त पहली मुद्रा प्रचलन में आई थी जिसका रुपया का प्रचलन हुआ था, इसमें शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेजली के हस्ताक्षर थे। शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेजली के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रचलित पत्र मुद्रा किस बैंक ने जारी की थी? तो बंगाल बैंक ऑफ बंगाल ने 1806 में। शाह आलम द्वितीय और एडवर्ड वेलेजली के संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त जो पहली पत्र मुद्रा है उसको बैंक ऑफ बंगाल के द्वारा 1806 में जारी किया गया था। महाराजा जय सिंह ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई हैं? तो 5 जगह जय सिंह के द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई हैं। पहला आती है जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। सवाई जय सिंह के द्वारा 5 जगह पर वेधशाला बनाई गई हैं, उसमें आते हैं जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किसने किया है? तो जयसिंह द्वितीय ने किया है। यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किया है जयसिंह द्वितीय ने। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई है? तो 1806 में हुई है। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई है? 1806 में हुई है। यूक्लिड की कृति किसकी है? रेखा गणित का तत्व है संस्कृत में अनुवाद जयसिंह ने किया था। नेक्स्ट आते हैं अकबर द्वितीय। 1806 से 1837 तक रहे हैं। अकबर द्वितीय किनके समय है? 1806 से 1837 तक। शाह आलम की मृत्यु के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो अकबर द्वितीय। शाह आलम की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर बैठे हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय किसका पुत्र था? शाह आलम द्वितीय का था। अकबर द्वितीय किसका पुत्र है? शाह आलम द्वितीय का पुत्र है। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल शासक कौन है? अकबर द्वितीय। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल शासक है अकबर द्वितीय। किसके शासनकाल में मुगल बादशाह मात्र लाल किले तक ही सिमट गए थे? तो अकबर द्वितीय। अकबर हैं लेकिन अकबर के पास बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक अकबर हैं जिनके पास सिर्फ लाल किले तक ही शासन है। सर्वप्रथम किस मुगल अंग्रेज ने मुगल शासक अकबर द्वितीय से समानता के स्तर पर व्यवहार की मांग या शर्त रखी गई थी? तो ये लॉर्ड है हेस्टिंग। हेस्टिंग ने कहा कि हम बहुत हिट करते हैं मुगल शासक अकबर तुमसे, हमें भी बराबर का व्यवहार चाहिए, हमें भी सब लोग सलाम करें। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने अकबर द्वितीय से समानता के स्तर का व्यवहार की मांग की थी। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की है और पेंशन बढ़ाने हेतु लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने राजा मतलब राम मोहन राय को राजा की उपाधि धारण दी थी अकबर ने, और उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए उनको लंदन भेजा था कि यहाँ पेंशन बढ़वा दो, इतने में गुजारा नहीं चल रहा हमारा। किस शासक के शासनकाल में मुगल टकसालें एवं सिक्कों के प्रचलन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय की जितनी भी टकसाल चल रही थी, सिक्के चल रहे थे, सबको बंद कर दिया गया था। पैसे ही नहीं थे, लाल किले तक तो पूरा राज्य नहीं है इनके पास। तो किस शासक के द्वारा अकबर द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? तो ये प्रतिबंधित कर दी गई थी टकसालें और सिक्के अकबर के समय में, और इनकी मृत्यु हुई है 1837 में। अकबर की मृत्यु हुई 1837 में। बेचारे वो राजा राम मोहन राय आ ही नहीं पाए होंगे और ये चले गए। बहादुर शाह द्वितीय, इनको जाफर कहा जाता है, ये 1837 से 1857 तक रहे हैं। 1857 की लड़ाई किनके समय हुई है? जाफर के समय, बहादुर शाह द्वितीय के समय। अकबर द्वितीय के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय किनका पुत्र था? तो अकबर द्वितीय के पुत्र थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय किस उपनाम से शायरी लिखते थे? तो जाफर नाम से लिखते थे। बहादुर शाह जाफर, जाफर नाम से कहानियां या शायरियां लिखते थे, कहानियां नहीं थी वो। बहादुर शाह द्वितीय के राज दरबार में कौन प्रसिद्ध शायर निवास करते थे? इनका नाम था शहदुद्दीन मिर्जा गालिब।
तो बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में असदुद्दीन मिर्जा गालिब इनके राज दरबार में शायर निवास करते थे। किस आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता माना जाता है? तो उनका नाम है वली डक्कनी। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता माने जाते हैं वली डक्कनी। बहुत सारे लोगों की बलि दी गई थी ढककर। तो आधुनिक उर्दू शायरी के जो जन्मदाता है उनका नाम है वली डक्कनी। किस मुगल शासक बिना साम्राज्य का सम्राट या सम्राट था? तो वो है बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय क्या है? बिना साम्राज्य के सम्राट थे। साम्राज्य था ही नहीं, सम्राट थे। किस अंग्रेज ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को लाल किला छोड़कर कुतुबुद्दीन चले जाने का आदेश दिया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी हैं। इन्होंने कहा कि भैया तुम अपनी बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ लाल किला छोड़कर। कहा? कुतुब मीनार। तो बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का किला छोड़कर कुतुब मीनार चले जाने के लिए आदेश दिए थे लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय के स्थान पर किसे मुगल शासक नियुक्त किया था? तो मिर्जा फखरुद्दीन को लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय के स्थान पर मुगल शासक नियुक्त किया है मिर्जा फारूकी को। किस अंग्रेज ने मुगलों की बादशाह और राजा की उपाधि को निरस्त कर दिया था? तो यह है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि भैया इन पर थोड़ा सा वो लगाओ, कैंट लगा दो। तो बादशाह और राजा की पदवी को निरस्त कर दिया गया है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किस मुगल शासक के द्वारा 1857 की प्रसिद्ध क्रांति हुई है? तो ये हुई है बहादुर शाह द्वितीय के समय। 1857 की क्रांति किनके समय हुई है? बहादुर शाह द्वितीय के समय। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस मुगल शासक ने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। कितने तक उनको दिल्ली का लाल किला छोड़ने के लिए बोल दिया। इनसे बोल दिया कि भैया तुम्हें कोई पेंशन वेंशन ज्यादा नहीं दी जाएगी, थोड़ी बहुत में गुजारा करो। बादशाह और राजा की पदवी भी इनसे हटा ली गई। और अब उनको द्वितीय के स्थान पर, बहादुर शाह द्वितीय उनके स्थान पर मिर्जा फखरुद्दीन को ही शासक नियुक्त कर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसलिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? बहादुर शाह द्वितीय ने किया है। बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था? तो वक्त खां था। वक्त खां बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति था जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 1857 के अधिकांश क्रांतिकारियों ने किसे हिंदुस्तान का औपचारिक शासक बनाया था? तो इनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी हैं इन्होंने हिंदुस्तान का औपचारिक शासक बनाया है बहादुर शाह द्वितीय को। किस अंग्रेज ने दिल्ली क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाई थी? तो उनका नाम है हडसन और निकलसन। इनको सबको हटा हटा के निकाल दिया था। दिल्ली क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रति दमनात्मक नीति चलाई थी हडसन और निकलसन के द्वारा। 1857 के विद्रोह में का साथ देने के लिए अंग्रेज सरकार ने किस मुगल शासक को गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया था? तो उनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की क्रांति का विद्रोह में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया था क्योंकि इन्होंने इसमें साथ दिया था क्रांतिकारियों का। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बहादुर शाह द्वितीय हैं। बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश के अंतिम शासक थे। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य बताइए। तो यह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और अशद उल्ला खां गालिब इनके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी इनके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इन्हें प्रति माह 1 लाख रुपए की पेंशन मिलती थी। वाह यार, 15 लाख रुपए। और इनकी अन्य जो परिस्थितियां थी उनके लिए किराए के तौर पर मिलती थी 15 लाख रुपए। 1,000 रुपए इनके पारिवारिक खर्च के लिए दिए जाते थे। जो बहादुर शाह जफर है इनके बारे में क्या है कि इनको बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। ये इब्राहिम जौक और जो अशद उल्ला खां गालिब हैं वही इनकी कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी इनके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन देते थे। 15 लाख रुपए इनको अन्य जो परिसंपत्तियां हैं उनके किराए के लिए दी जाती थी और 1,000 रुपए इनके पारिवारिक खर्च के लिए दिए जाते थे। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1862 में हुई है। बहादुर शाह है इन द्वितीय की मृत्यु हुई है 1862 में। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो रंगून में हुई थी। मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय के
भारत निर्वासन के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पे 1857 की क्रांति चल रही थी, लॉर्ड कैनिंग का काल था जब इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अब आते हैं जो उत्तरवर्ती मुगल हैं और अन्य शासक हैं उनकी उपाधियां, उनके वास्तविक नाम और उनसे संबंधित उपाधियां। मुअज्जम पहले बहादुर प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम है, इनको शाही बेखबर कहा जाता है। शाही बेखबर कौन है? मुअज्जम है। शाह आलम प्रथम, यह बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाने गए, तो शाह आलम प्रथम को बहादुर शाह प्रथम कहा गया। जहांदर शाह लंपट मूर्ख कहे जाते थे, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। फर्रुखशियर को घृणित कायर और गीदड़ कहा गया है, फर्रुखशियर को घृणित कायर और गीदड़ कहा गया है। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन, नादिर शाह को क्या कहा गया है? ईरान का नेपोलियन। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह रंगीला या रंगीला बादशाह कहा जाता था, तो मोहम्मद शाह रोशन अख्तर को रंगीला बादशाह कहा गया है। रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय कहा गया है, रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय। अली गौहर को शाह आलम द्वितीय कहा गया है। अली गौहर कौन है? शाह आलम द्वितीय कहा गया है इनको। बहादुर शाह द्वितीय जाफर कहे जाते हैं, बहादुर शाह द्वितीय कौन है? ये जाफर हैं। जय सिंह, ये सवाई जय सिंह है, वो मिर्जा राजा कहा गया है, तो जय सिंह को क्या कहा गया है? सवाई या मिर्जा राजा। राजमाता ऊधमबाई का नाम था किबला ए आलम। जो राजमाता ऊधमबाई है इनका उपाधि है किबला ए आलम। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी या युक्का मोती कहा गया है। अहमद शाह अब्दाली को क्या कहा गया है? दुर्रे दुरानी कहा गया है और युक्का मोती भी कहा जाता था। मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन के संबंध में इतिहासकारों का मत क्या है? बताइए। पहले आते हैं इतिहासकार और उनके पतन के कारण, क्या कारण दिया है। जैसे सतीश चंद्रा कहते हैं कि जागीरदारी संकट में मुगल साम्राज्य का प्रमुख कारण था, तो जागीरदारी जो संकट है वह मुगल साम्राज्य का प्रमुख कारण था, यह सतीश चंद्रा ने कहा है। अतहर अली के द्वारा कहा गया है मनसबदारी व्यवस्था को पतन का प्रमुख कारण माना गया है, तो अरहर लगा दी होगी, तो उसका कोई अच्छा हिसाब ही नहीं आया, तो मनसबदारी व्यवस्था का पतन हुआ है, ये मनसबदारी से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है, ये कहा गया है अतहर अली ने कहा है। और सतीश चंद्रा ने कहा कि 30 जागीर ने बना दी, तो 80 तो संकट आ गया, तो जागीरदारी संकट बताया है सतीश चंद्रा ने। इरफान हबीब, ये कृषि संकट के पतन का प्रमुख कारण माना है, तो इरफान हबीब, हरी भरी इनकी फसल नहीं हो रही थी, तो क्या क्या कृषि संकट आ गया, पतन का प्रमुख कारण माना है किसको? कृषि संकट को। जे एफ रिचर्ड, इनके द्वारा दक्कन और मराठाओं के मामलों में निरंतर उलझे रहने को पतन का प्रमुख कारण माना है, तो इन्होंने कहा था कि जो चिड़चिड़ हो रही थी ना दक्कन और मराठा में, मुगलों में, इसके कारण पूरा मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। किसने कहा है? जे एफ रिचर्ड के द्वारा कहा गया है दक्कन मराठाओं के मध्य में निरंतर उलझे रहने के कारण मुगलों का पतन हुआ है। मुजफ्फर अहमद या आलम या चेतन सिंह के द्वारा कहा गया है कि मुजफ्फर आलम और चेतन सिंह के द्वारा कहा गया है कि क्षेत्रीय राजाओं के उदय एवं स्वतंत्रता को प्रमुख कारण बताया है, तो इन्होंने कहा था कि भैया हर मोहल्ले में अलग अलग राज्य बन रहे थे, इनमें चेतना ही नहीं थी, तो या फिर अलग अलग मोहल्ले में चेतना आ रही थी। जो मुजफ्फर आलम और चेतन सिंह के द्वारा कहा गया है कि क्षेत्रीय राजाओं के उदय से स्वतंत्रता से मुगलों का पतन हो गया था। जदुनाथ सरकार कहते हैं सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता को मुगल का पतन का कारण बताया जदुनाथ सरकार ने कि भैया इनको कोई जादू वादू आते नहीं था, सारी सेना ऐसी थी, सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता को पतन का कारण माना है जदुनाथ सरकार ने। विलियम अर्विन, यह सैनिक अक्षमता को मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है, तो विलियम अर्विन के द्वारा। अरे बिन्ना, ये क्या थे भैया? अक्षम थे, तो सैनिकों के आश्रम को माना है विलियम अर्विन ने मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण। अब आते हैं मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो पहले औरंगजेब की नीति, निरंतर अयोग्य उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण एवं विद्रोह, विदेशी एवं यूरोपीय शक्तियों का आगमन, सैनिक दुर्बलता, साम्राज्य की विशालता, जो उत्तराधिकारी हैं उनका युद्ध और पारस्परिक युद्ध एवं संघर्ष जो मुगल है उनके विघटन का प्रमुख कारण बने थे। अब आते हैं सम्राट और उनका शासनकाल, जो उत्तरवर्ती
मुगल शासक हैं उनकी। पहले आते हैं बहादुर शाह प्रथम। इन्होंने 1707 से 1712 तक किया है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। जहांगीर शाह 1712 से 1713। जहांगीर शाह कब तक रहे हैं? 1712 से 1713 तक रहे हैं। फर्रुख शेर 1713 से 1719 तक रहे हैं। फर्रुख शेर 1713 से 1719। रफी उर दर्जात, यह फरवरी 1719 से 17 जून 1719 तक रहे हैं। रफी उद दर्जात फरवरी 1719 से 1719 जून तक रहे हैं। रफी उद दौला, यह जून 1719 से सितंबर 1719 तक रहे हैं। रफी उद दौला जून 1719 से सितंबर 1719 तक रहे हैं। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक रहे हैं। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754। फिर आते हैं आलमगीर द्वितीय, ये 1754 से 1758 तक रहते हैं। आलमगीर 1754 से 1758। शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय 1758 से 1759। शाह आलम द्वितीय, ये 1759 से 1806 तक। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक। 1837 से 1857 तक रहे हैं बहादुर शाह द्वितीय। अब आती है प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। मंतखब अल लुबाब, यह रफी खां के द्वारा लिखी गई है। तो भैया वाह वाह, क्या खबर थी। तो मतलब खबर बात आ गई। मुंतखब उल लुबाब ये खफी खां के द्वारा लिखी गई है। द लेटर मुगल्स, ये लिखी गई है इरविन के द्वारा। इरविन, इनने रिबन खोला लेटर्स मुगल का। तो द लेटर्स मुगल या लेटर मुगल्स लिखा है किनके द्वारा? इरविन के द्वारा। द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब, यह अतहर अली के द्वारा लिखा गया है कि भैया हद कर दी थी औरंगजेब ने, कोई नोबिलिटी नहीं थी इनकी। तो द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब अतहर अली ने लिखी है। प्री स्टडीज इन जमींदारी एवं जमींदारी अंडर द मुगल, ये लिखी है डॉक्टर नूरुल हसन के द्वारा। प्री स्टडी इन जमींदारी और जमींदारी अंडर द मुगल, ये लिखी है नूरुल हसन के द्वारा। तो मतलब जो स्टडी की गई है जमींदारी की व्यवस्था में और जमींदारी कैसी थी मुगलों की, तो इसमें कोई रूल नहीं थे, नूरुल के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, ये किसने लिखी है? यदुनाथ सरकार ने लिखी है। तो हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब किसने लिखी है? यदुनाथ सरकार ने लिखी है, मतलब औरंगजेब का जादू इन्हें देखा है। हिस्ट्री ऑफ शिवाजी किसने लिखी है? यदुनाथ सरकार ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ शिवाजी भी यदुनाथ सरकार ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मराठास, मराठाओं की लिखी है तो ग्रैंड लिखनी पड़ी होगी ना, तो ग्रांड डफ के द्वारा लिखी गई, ग्रांड डफ ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ मराठास। हिस्ट्री ऑफ सिख किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है, क्योंकि खुशी की बात है तो हिस्ट्री ऑफ सिख लिखी है खुशवंत सिंह के द्वारा। अब आता है हमारा सिख। क्या पढ़ने वाले हैं आज? हमारा टॉपिक फिर से स्टार्ट होगा, किससे रिलेटेड है? सिख से। तो चलिए हम सिख के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मराठा। सिख में सबसे पहले आते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह है क्या? नहीं, गुरु गोविंद सिंह को हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले आते हैं हमारे गुरु नानक जी। ये रहे हैं 1469 से 1538 तक गुरु नानक जी। प्रणाम करो। फिर 1469 से 1538 तक रहे हैं। ये सिख संप्रदाय के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, नहीं गुरु नानक जी। वास्तविक संपादक माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, लेकिन जो संस्थापक हैं वो कौन है? गुरु नानक जी हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी। सिखों के कुल कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। सिखों के कुल कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ है? 1469 में हुआ है। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तलवंडी पंजाब में। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी पंजाब में। वर्तमान में तलवंडी है कहाँ पर? तो ननकाना साहब में स्थित है। तलवंडी वर्तमान में कहाँ पे है? ननकाना साहब में स्थित है। गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था? कालू मेहता। गुरु नानक जी की माता का नाम था तृप्ता। गुरु नानक जी के पिता हैं कालू मेहता और माता का नाम है तृप्ता। गुरु नानक जी की बहन का नाम क्या था? नानकी। गुरु नानक जी की बहन का नाम था नानकी। गुरु नानक को किस वर्ष किस नदी के तट पर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 1499 में।
बई नदी सुल्तानपुर के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। 1499 में बई नदी सुल्तानपुर के तट पर स्थित स्थान पर इनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। गुरु नानक किसकी श्रेष्ठता के विरुद्ध में थे? तो इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव, मुल्ला और पंडितों की श्रेष्ठता के विरुद्ध किया है। तो जो गुरु नानक जी हैं इनके द्वारा मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव, मुल्ला और पंडितों की श्रेष्ठता का विद्रोह किया गया था। गुरु नानक के धर्म प्रचार के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो इन्होंने संगतों की स्थापना की थी। गुरु नानक जी ने धर्म प्रचार के लिए क्या बनाई थी? संगतों की स्थापना की थी। गुरु सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था किस संत ने प्रारंभ की थी? गुरु नानक जी ने की थी। तो जो लंगर की व्यवस्था है वो प्रारंभ की है गुरु नानक जी के द्वारा। गुरु नानक जी का संबंध किस जाति से था? तो ये खत्री थे, खत्री जाति से आते हैं। गुरु नानक जी किस से आते हैं, किस जाति से संबंधित थे? खत्री जाति से इनका संबंध था। सिख आंदोलन के अगुआ किसे माने जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। तो सिख आंदोलन के में सबसे अग्रणी रहे थे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? लहना को, अंगद को। लहना भाई जो थे उनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी लहना अंगद जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तलवंडी किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। तलवंडी जो कि इनका जन्म स्थान माना जाता है, रावी नदी के तट पर स्थित है। गुरु नानक के जन्म के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो ये है लोधी वंश, बहलो लोधी का शासन था। गुरु नानक जी ने जब भारत मतलब जन्म लिया था तब भारत में लोधी वंश, बहलो लोधी का शासन था। गुरु नानक जी का देहांत किस सन में हो गया था? तो ये हुआ है 1539 को। गुरु नानक जी का देहांत हुआ था 1539 को। किस मुगल शासक ने गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना को भूलवश बंदी गृह में डाल दिया था? तो यह है बाबर। बाबर ने गुरु नानक को और उनके जो शिष्य थे मर्दाना, इनको भूलवश बंदी गृह में डाल दिया था बाबर के द्वारा। फिर बार बार बच गए, इन्हें छोड़ दिया इनको, भैया जाओ जाओ जाओ, बाबर के द्वारा। गुरु अंगद सेकंड आते हैं, 1538 से 1552 तक रहे हैं। 1538 से 1552 तक रहे हैं गुरु अंगद। इनका नाम लहना था, है ना। सिख गुरु के दूसरे गुरु माने जाते हैं गुरु अंगद। लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था गुरु अंगद ने। तो लंगर व्यवस्था स्टार्ट की थी गुरु नानक जी ने और उसको स्थायी बनाया है गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि को जन साधारण तक किसने पहुंचा था? गुरु अंगद के द्वारा पहुंचाया गया था। जो गुरुमुखी लिपि है उसको जन साधारण तक पहुंचाया था गुरु आनंद मतलब अंगद के द्वारा। किसके द्वारा नानक के उपदेशों का संकलन किया गया है? तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया है। तो जो नानक है उनके उपदेशों का संकलन किया गया है गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1552 में हुई थी। गुरु अंगद की मृत्यु हुई है 1552 में। मुगल बादशाह हुमायूं किस स्थान पर गुरु अंगद से मुलाकात की थी? तो यह पंजाब में 1540 में। मुगल बादशाह हुमायूं ने गुरु अंगद से मुलाकात की थी। कहाँ पे? पंजाब में 1580 1540 में। 80 बहुत दूर हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? गुरु अंगद है। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता अंगद है और इन्होंने जनसाधारण के लिए इसका प्रचार किया था। नेक्स्ट आते हैं गुरु अमरदास, 1552 से 1574 तक रहे हैं। गुरु अमरदास 1552 से 1574 तक रहे हैं। सिख धर्म के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। सिख गुरु में तीसरे हैं गुरु अमरदास। सिख गुरु अमरदास हिंदुओं के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। गुरु अमरदास का संबंध किससे है? तो ये वैष्णव संप्रदाय से आते थे। गुरु अमरदास ने जिस वर्ष गुरु की गद्दी प्राप्त की उस समय उनकी आयु कितनी थी? तो 73 वर्ष थी। जब ये गुरु की गद्दी पर बैठे थे या प्राप्त की थी तो इनकी आयु थी 73 वर्ष। गुरु ने लंगर व्यवस्था में परिवर्तन करके इसे जनप्रिय बना दिया था। तो ये हैं अमरदास, अमरदास जी के द्वारा लंगर व्यवस्था को थोड़ा परिवर्तित करके जनप्रिय बना दिया था। किसके समय पारिवारिक सिख एवं साधु सिखों में अंतर स्पष्ट हुआ था? तो यह है गुरु अमरदास के समय में। गुरु अमरदास के समय जो पारिवारिक सिख हैं और जो साधु सिख हैं इनके बीच में अंतर स्पष्ट कर दिए गए थे।
किस सिख गुरु के समय में सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया था और स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान दिए गए थे? तो गुरु अमरदास के समय में सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का विरोध किया था और स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान दिया गया था गुरु अमरदास को के द्वारा, अमरदास के प्रवचन में। सिख गुरु अमरदास के समय कौन सी विवाह पद्धति प्रचलन में लाई गई थी? तो उनका नाम है लवन विवाह पद्धति। तो जो गुरु अमरदास है, इनने एक नई विवाह की पद्धति प्रचलन में लाई थी, तो उनका नाम है लवन विवाह पद्धति। गुरु अमरदास ने अपने धार्मिक साम्राज्य को कितनी गद्दियों और भागों में बांटा था? तो 22 में बांटा था। जितना पूरा साम्राज्य था, धार्मिक साम्राज्य था, उसको 22 गद्दियों में या 22 भागों में बांट दिया था। किस मुगल बादशाह ने गोविंदवाला जाकर गुरु अमरदास से भेंट की थी? तो ये है अकबर। अकबर के द्वारा गोविंदवाला जाकर गुरु अमरदास से भेंट की गई थी। गुरु अमरदास ने अपनी मृत्यु से पहले किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो रामदास को। अमरदास जी के द्वारा अपनी मृत्यु के पहले ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया था रामदास को। सिखों के किस गुरु ने अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया था? तो ये है गुरु अमरदास। इन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि पारिवारिक संत बन जाओ। तो उपदेश किसके द्वारा दिए गए हैं? गुरु अमरदास के द्वारा दिए गए हैं। मतलब साधु सिख और जो पारिवारिक संत हैं उनके बारे में इन्हें डिफरेंस बताए थे अमर सिंह के द्वारा। अब आते हैं गुरु रामदास। यह 1575 से 1581 तक रहे हैं। गुरु रामदास 1575 से 1581 तक रहे हैं। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। मुगल बादशाह अकबर ने किसे 500 बीघा जमीन दी थी? तो ये है गुरु रामदास को। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी गुरु रामदास को। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की है? तो गुरु रामदास के द्वारा की गई है। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर का पहले क्या नाम रखा गया था? तो इसे रामदासपुर कहा जाता था। अमृतसर को पहले क्या कहा जाता था? रामदासपुर। किसके द्वारा दो नए तालाब अमृतसर और संतोष सर की खुदाई आरंभ कराई थी? तो गुरु रामदास ने करवाई थी। तो जो अमृतसर है और संतोष सर है, जो दो तालाब बनवाए थे, इनकी खुदाई करवाई है गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया था? तो गुरु रामदास ने। तो ये सिख गुरु हैं जिन्होंने गुरु के पद को पैतृक बनाया है, गुरु रामदास ने। नेक्स्ट आते हैं गुरु अर्जुन देव। यह 1581 से 1606 तक रहे हैं। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 तक रहे हैं। जिस समय अर्जुन ने गुरु का पद प्राप्त किया था उस समय उनकी आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। जब अर्जुन देव ने गुरु पद को प्राप्त किया था तब इनकी आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। किनके समय रामदासपुर नगर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था? तो ये गुरु अर्जुन देव के समय। तो अर्जुन देव के समय जो रामदासपुर नगर है इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब का कार्य किसने पूर्ण कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया है। पूरा नगर ही बन गया इनके समय। और अमृतसर और जो संतोषसर है उसका भी कार्य पूर्ण हो गया है गुरु अर्जुन देव के समय। अमृतसर तालाब के मध्य ईश्वर का मंदिर हरि मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। जो अमृतसर तालाब है उसके मध्य में जो ईश्वर का मंदिर है, हरि मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया है गुरु अर्जुन सिंह ने या अर्जुन देव ने। गुरु सिख गुरु के समय सिखों की धर्म पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। तो ये गुरु अर्जुन देव के समय किया गया था। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, आदि ग्रंथ जिसको कहा जाता है, उसका संकलन किनके द्वारा किया गया है? गुरु अर्जुन देव के समय। आदि ग्रंथ में सिखों के कितने गुरुओं के उपदेश का संकलन है? तो 5 गुरुओं का है। तो जो आदि ग्रंथ साहिब है इसमें 5 सिख गुरुओं के उपदेश लिखे गए हैं, संग्रह किए गए हैं। आदि ग्रंथ में कितने हिंदू भक्तों के उपदेशों को संग्रहित किया गया है? तो इसमें 18 हिंदुओं के भक्त हैं। देखो 5 सिख गुरु के उपदेश हैं और 18 हिंदू भक्तों के उपदेश लिए गए हैं। तो इनमें फेमस कौन है? कबीर, फरीद, नामदेव और रैदास फेमस आते हैं। 18 हिंदू भक्तों के उपदेश हैं। इसमें फेमस है कबीर, फरीद, नामदेव और रैदास। किस सिख गुरु द्वारा मनशद प्रथा का प्रचलन किया गया था? तो अर्जुन देव के द्वारा मनशद प्रथा का प्रचलन किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। सिखों की प्रथा में सिखों को अपनी आय का 10वां भाग देना पड़ता था। तो कौन है ये? मनशद प्रथा में
जो मनसत प्रथा है इसमें जो सिख हैं उनको अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था मनसत प्रथा में। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर कितने रुपए का आर्थिक दंड लगाया था? तो 2 लाख रुपए लगाए थे, इसलिए इनने मनसब प्रथा प्रारंभ की थी। इनके पास तो पैसे थे नहीं, तो भैया सिख क्या करेंगे, अपने आय का 10वां भाग देंगे मनसद में। तो ये क्या करेंगे, जो जहांगीर है उसको मुआवजे के रूप में दे सकेंगे, दंड के रूप में उनको देना था। कितना? 2 लाख रुपए। किस सिख गुरु के समय में गुरु के देवत्व गुण से युक्त माना गया है? तो गुरु अर्जुन देव के समय। तो गुरु को क्या माना गया है? देवीय गुण या देवत्व गुण से युक्त बताया गया है गुरु अर्जुन देव के समय। आदि ग्रंथ का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1604 में हो गया था। आदि ग्रंथ साहिब का काम पूरा हुआ था 1604 में। मुगल बादशाह जहांगीर के किस पुत्र को सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? तो खुसरो को। अर्जुन देव का आशीर्वाद किसको दिया गया था? खुसरो को दिया गया था। खुसरो किस स्थान पर गुरु अर्जुन देव से भेंट की थी? तो तरन तारण नामक स्थान पर। जो खुसरो हैं यह आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे अर्जुन देव का, कहाँ? तरन तारण नामक स्थान पर। ये किस सिख गुरु को मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था? पहले 2 लाख रुपए का इनको जुर्माना लगाया, फिर इनको मृत्युदंड दे दिया था अर्जुन देव को। जहांगीर के द्वारा किसको मृत्युदंड दिया गया है? अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था। आदि ग्रंथ साहब में सबसे पहले की रचनाओं में किस कवि की रचनाएं सम्मिलित हैं? तो ये हैं वैष्णव कवि जयदेव की। आदि ग्रंथ साहब में सबसे पहले की रचनाओं में किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये हैं वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं। नेक्स्ट आते हैं हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। यह 1606 से 1645 तक रहे हैं हरगोविंद जी। 1606 से 1645 तक सिख गुरु हरगोविंद सिंह जिस समय गुरु की गद्दी पर बैठे वह कितनी वर्ष के थे? तो 11 वर्ष के थे, मतलब कम ही होते जा रहे हैं। हरगोविंद जब राजगद्दी पर बैठे तो ये कितने आयु थी इनकी? 11 वर्ष थी। सिख गुरुओं ने सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया था, तो गुरु हरगोविंद ने किया है। तो अपने सैनिकों को, सिखों को सैनिक बनाने का काम किसने किया है? गुरु हरगोविंद ने किया है। सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की पदवी धारण की थी, तो यह गुरु हरगोविंद। तो सच्चा पातशाह की उपाधि ये पदवी धारण की गई है किसके द्वारा? गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा। किसने राजोचित चिन्ह, छत्र, शस्त्र, बाज धारण करने हेतु सैनिक वेश पहनना प्रारंभ किया था? तो गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा। तो राजोचित चिन्ह जिसमें छत्र, शस्त्र और बाज धारण करने के लिए और सैनिक वेश धारण करने के लिए कहा गया था हरगोविंद के द्वारा, इन्हें प्रारंभ किया था गुरु हरगोविंद ने। सिख गुरु ने 12 फीट ऊंचा तख्त अकाल बंगा का निर्माण करवाया था, तो गुरु हरगोविंद ने बनवाया था। तो 12 फीट ऊंचा तख्त अकाल बंगा किसने बनवाया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने बनवाया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख गुरु हरगोविंद को किस किले में कैद किया था? तो ग्वालियर के किले में किया था। तो जहांगीर ने सिख गुरु हरगोविंद को ग्वालियर के किले में कैद किया था। इन्हें इतना बड़ा सिंहासन बनवाया या क्या? सिंहासन नहीं बनवाया था, तख्त बनवाया था, तो उनको कैद कर लिया ग्वालियर के किले में। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लाहौर स्थित अर्जुन बावड़ी को मिट्टी से भरकर वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो लाहौर में स्थित अर्जुन बावड़ी को मिट्टी से भरवाया था और वहां पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया है शाहजहां ने। गुरु हरगोविंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1645 में हुई थी। गुरु हरगोविंद की मृत्यु हुई थी 1645 में। गुरु हरगोविंद ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो पौत्र हर राय को। गुरु हरगोविंद ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था पौत्र हर राय को। गुरु तेग बहादुर ये 1664 से 1675 तक रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर कब तक रहे हैं? 1664 से 1675 तक रहे हैं। सिखों के 9वें गुरु थे कौन? गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु कौन हैं? गुरु तेग बहादुर थे। सिख गुरु तेग बहादुर और मुगलों के बीच में कहाँ युद्ध हुआ था? तो करतारपुर में हुआ था 1635 में। तेग बहादुर और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ था करतारपुर में 1635 में। किस सिख गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई थी? तो गुरु तेग बहादुर की।
तो सिख गुरु हैं जिनकी हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई है, इनका नाम है गुरु तेग बहादुर। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस वर्ष सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था? तो ये 1675 में दिया था। और औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया है 1675 में। तेग बहादुर की रचनाओं पर किस भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ब्रज भाषा का। जो तेग बहादुर की द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं उसमें भाषा दिखती है ब्रज भाषा। नेक्स्ट आते हैं गुरु गोविंद सिंह। 1675 से 1708 तक रहे हैं। 1675 से 1708 तक रहे हैं गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना बिहार में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ कब था? तो 1667 में हुआ था। 66 में, 66। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा पंथ का निर्माण किया था? 1699 में किया था, बैसाखी के दिन। खालसा पंथ का निर्माण किया है 1699 में, वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। स्टार्ट किया था अपने हरगोविंद सिंह ने, है ना। और इनको पूरा बना ही दिया है सैनिक। किसने बनवाया है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनाया गया। तो सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया गया था गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के गुरु जिनके आगे सिंह लगाने के लिए कहा था तो ये है गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने के लिए कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को किन 5 वस्तु रखने के लिए कहा था? तो केश, कंघा, कपड़, कच्छा और कड़ा। सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अपने पास 5 वस्तु रखने के लिए कहा गया था जिसमें केश, कंघा, कपाण, कच्छा और कड़ा आते हैं। सिख गुरु के समय में सिखों ने आदि ग्रंथ साहब को गुरु ग्रंथ कहा, वो है गुरु गोविंद सिंह के समय पर। जो आदि ग्रंथ है उसको आदि ग्रंथ की जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। किनके समय? गुरु गोविंद सिंह के समय। गुरु गोविंद सिंह के विचारों को किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो दशम पातशाह ग्रंथ में किया गया। क्योंकि देखो गुरु ग्रंथ पहले लिखा गया है, अभी इनने जो नए प्रवचन दिए होंगे, विचार दिए होंगे, उनका संकलन किसमें किया गया है? दशम पातशाह में किया गया है। आनंदपुर साहब का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? 1701 में हुआ था। आनंदपुर का जो युद्ध है वह किस में हुआ था? 1701 में हुआ था। 1703 से 4 में आनंदपुर का दूसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह और वजीर खां के बीच में हुआ था। तो आनंदपुर का पहला युद्ध 1701 में हुआ था। दूसरा युद्ध 1703-4 में हुआ था गुरु गोविंद सिंह और वजीर खां के बीच में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस सन में हो गई थी? 1708 में हुई थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो नांदेड़ जगह है वह सिखों का पवित्र स्थल है, गुरुद्वारा है। यह गुरु गोविंद सिंह के लिए जाना जाता है, उनका पवित्र स्थल है, इनकी समाधि स्थल है। पाउंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है। पाउंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थल की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है। तो कृष्ण अवतार नामक जो ग्रंथ है वह गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है विचित्र नाटक। चंदी दीवार नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। तो कृष्ण अवतार, विचित्र नाटक और चंदी दीवर ये पुस्तकें किसने लिखी हैं? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। गुरु गोविंद सिंह ने किन 4 किलों का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने आनंदगढ़, केशवगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़ का निर्माण करवाया है। गुरु गुरु ग्रंथ साहब इन्हीं के समय बना है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 4 किले बनवाए गए थे। पहला आनंदगढ़, केशवगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़। लोहे का बना होगा, आनंद देता होगा,
जिसके खेत केशव को भी कोई फतेह नहीं कर पाता होगा। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध बताइए। नादौन का युद्ध यह हुआ था 1690 में। नादौन का युद्ध। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 में हुआ। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये 1703-4 में हुआ था। चकमोर का युद्ध 1707 में हुआ और खिलदान का युद्ध 1705 में हुआ है। तो नादौन का युद्ध 1690, आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701, आनंदपुर का दूसरा युद्ध 1704, चकमोर का युद्ध 1707 और खिलदान का युद्ध 1705 में हुए। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का पुनर्संकलन कराया था? तो ये गुरु गोबिंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनर्संकलन कराया है और इसको क्या कहा गया है? गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा कहा गया था आदि ग्रंथ साहब। आदि ग्रंथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दशम पातशाह ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, इसलिए इन्हें संकलन कराया था। तो दशम पातशाह ग्रंथ जाना जाता है आदि ग्रंथ को। नेक्स्ट आते हैं बंदा बहादुर। 1708 से रहे हैं 1716 तक। बंदा बहादुर 1708 से 1716 तक रहे हैं। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण सेन था। बंदा बहादुर का नाम था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण सेन नहीं, लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर को लक्ष्मण देव नामक किस सिख गुरु ने दिया था? तो ये है गुरु गोबिंद सिंह। तो बंदा बहादुर को लक्ष्मण देव नाम दिया था गुरु गोबिंद सिंह ने। सिखों के पहले राजनीतिक नेता थे बंदा बहादुर। राजनीति में लड़े थे। राजनीतिक नेता कौन है? बंदा बहादुर है सिखों के। प्रथम सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? बंदा बहादुर ने की थी। पहले सिख राज्य की स्थापना बंदा बहादुर ने की थी। बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के नाम के सिक्के चलवाए थे? तो गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह के। बंदा बहादुर ने सिख गुरु के सिक्के चलवाए थे गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम के। किस मुगल शासक ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड की सजा दी थी? तो फर्रुखशेर ने दी थी। बंदा बहादुर को मृत्युदंड की सजा दी थी फर्रुखशेर ने। सिखों में शरबत खालसा और गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन किसने किया था? किसकी मृत्यु के बाद हुआ था? तो ये है बंदा बहादुर की। तो सिखों में शरबत खालसा और गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद हुए थे, प्रचलन में आए थे। किसके नेतृत्व में सिखों के सभी दल मिलकर दल खालसा के अंतर्गत संगठित हो गए थे? तो कपूर सिंह के नेतृत्व में, जो कि 1748 में हुआ था। तो सिखों के सभी दल मिलकर 10 खालसा बन गए थे और उसमें संगठित हो गए थे कपूर सिंह के नेतृत्व में, और ये हुआ था 1748 में। किस वर्ष 10 खालसा ने राखी प्रथा का प्रचलन किया था? 1753 में। खालसा दल ने 10 खालसा के द्वारा राखी प्रथा प्रचलित की गई थी 1753 में। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में वहां की उपज का कितना भाग लिया जाता था? तो 1/2 भाग। राखी प्रथा के अंतर्गत गांव में वहां की उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। सिखों ने देग तेग और फतेह नामक चांदी के सिक्के चलवाए थे। सिखों के द्वारा देग तेग और फतेह नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। कब? 1764 में। 1764 में अमृतसर में। 1764 में देग तेग और फतेह नामक चांदी के सिक्के चलाए गए अमृतसर में। सिखों द्वारा स्थापित 12 मिसलें। तो सिखों के द्वारा कितनी 12 मिसलें प्रारंभ की गई थी? पहले आती है भंगी मिसल, दूसरी है निशानिया मिसल, तीसरी है रामगढ़िया मिसल, चौथी है नक्काई मिसल, पांचवी आलूवालिया मिसल, छठवीं कन्हैया मिसल, सातवीं करोड़ा सिंधिया मिसल, आठवीं है सुकर चाकिया मिसल, नौवीं है दल्ले हवाला मिसल, 10वीं है फिजुल पुलिया मिसल, 11वीं है फुलगिया मिसल और 12वीं है घनई मिसल। तो भंगी मिसल, निशानिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, नक्काई मिसल, आलू आलिया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ा सिंधिया मिसल, सुकर चाकिया मिसल, दल्ले हवाला मिसल, फिजुल पुलिया मिसल, फुलकिया मिसल और घनई मिसल, ये प्रमुख मिसलें हैं जो कि सिखों के द्वारा प्रारंभ की गई थीं।
इसके साथ आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।